हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट बूस्टर क्लास। बेटा हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए नीट वाले बच्चों के लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। 12th एनसीईआरटी आपका टॉपिक है जिसे हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से जानते हैं। देखो ये थंबनेल में आपको शो कर रहा है। तो इससे पहले बेटा हम आपको कुछ चीज़ें बता दें कि एक जो वीडियो हो सकता है कि आपने अगर यूट्यूब चैनल पर गए हो तो एक नई वीडियो एक आपको मिली होगी जो पीजीटी के लिए ब्रायोफाइट्स लोअर बॉटनी की मैंने डाल रखी थी। तो यहाँ हम बात करते हैं, बट आज हम स्पेशल फॉर नीट के लिए एक नए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं और टॉपिक का नाम है बेटा आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब यहाँ नीट वाले बच्चे बीएससी नर्सिंग या अदर मेडिकल एग्जाम या टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे भाई बंधु हैं उनको भी हमारी वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। मैं एक आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि आप कंटेंट को अगर आप स्टार्टिंग से कोई भी हमारी वीडियो देखते हैं तो उसको स्टार्टिंग से देख के और आप एंड तक देखिएगा। उसमें आपको क्वालिटी और कंटेंट के बारे में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या क्वालिटी मिलने वाली है और क्या इसमें कंटेंट दे रखा है। और लेक्चर के दौरान जो भी पॉइंट आपसे डिस्कस किए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पता नहीं ये नहीं हो सकता है कि हमने स्टार्टिंग से लास्ट टाइम तक अगर 1 घंटे की वीडियो अगर आपको शूट की है तो उसका मतलब उसमें कंटेंट नहीं है। आप उसको एक बार ध्यान से सुनिए। हमारी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि थंबनेल में आपका ये देखो चैनल का नाम भी दिया है कि ये देखो लिखा हुआ है नीट बूस्टर क्लासेस, है ना। तो आप क्या करेंगे, सभी भाई बंधु सभी से हमारी रिक्वेस्ट है वो चाहे वो आपके अदर मेडिकल एग्जाम हो या नीट हो, टीजीटी या पीजीटी या असिस्टेंट के लिए भी आप देख सकते हैं। तो सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, ताकि मैं आपसे ये कह रहा हूँ अगर आपका सपोर्ट मिलेगा, यदि आपका सपोर्ट मिलता रहा, हालांकि मिल रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है तभी देखो मैंने कुछ वीडियो हमारी पुरानी देखो जाके वह व्हाइट बोर्ड पे आपको मिलेंगी। ये देखो आपके सहयोग से, ये देखो अब हमारे ऑफलाइन क्लासेस बच्चों के सहयोग से, ये देखो डिजिटल बोर्ड। आगे भी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हम नई नई ऐड करने वाले हैं। और आप देखिएगा ये कंटेंट के पीछे का अगर आप इसका फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे टेक्निकल टीम, हमारे भाई बंधु और भी हमारे साथ में टीम लगी हुई है, वो तरह तरह के बहुत सारे इमेज सर्च करके लाते हैं, बढ़िया चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते हैं। टाइपिंग के लिए हमारे सर वो भी बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, और हम तो आपके सामने फ्रंट व्यू आपको नजर आ ही रहे होंगे। तो सिर्फ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, है ना, और उसका एंजॉय करिए और कंटेंट को देखिए आप। तो हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बेटा देखिएगा, बेटा लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक की बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो आपका टॉपिक है ये रिलेटेड कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं मेडिकल पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें हम लोग देखो जैसे कि हम लोग आगे हम लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ हम देखो बेटा, जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की यहाँ हम देखते हैं इसकी समरी क्या है, इस टॉपिक में क्या हम लोगों को पढ़ना है, समरी क्या है इस टॉपिक की, वो बात आपको समझना है। तो पॉइंट को समझिएगा। यहाँ मैंने एक छोटी सी बेटा हम लोग ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा शाहरुख इज माई फेवरेट एक्टर, मैं इस तरीके से ऐसा कदापि नहीं बोल रहा हूं ताकि आपको ऐसा लगे कि सर ने ओनली किसी एक सेलिब्रिटी को टारगेट कर दिया है, उनको बोल रहे कि हमारा फेवरेट एक्टर है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। बट अब आपके लिए कोई भी पॉइंट्स अगर एज ए ट्रिक के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसका एकमात्र तरीका सिर्फ ये होता है कि आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए। देखो तो यहाँ जब भी हम बात करेंगे बेटा तो यहाँ आप समझ लीजिएगा कि ये कंटेंट के बारे में आप यहाँ देखिएगा कि ये जो समरी है, समरी में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ हम बात करते हैं बेटा एस से हम लोग इसमें सेक्स क्राइम के बारे में पढ़ेंगे, सेक्स क्राइम। देन बेटा हम लोग एसटीडी के बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें सेफ एबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे, सेफ एबॉर्शन कैसे होता है ना। आगे बेटा हम बात करेंगे तो इसमें आपका एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग सेक्स एजुकेशन। तो सेक्स एजुकेशन वर्ड, ये सेक्स एजुकेशन क्या है। आगे आर, ये बेटा जो आर जो आपका जो वर्ड है इससे क्या क्या हमें पढ़ना है, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव
डिसऑर्डर, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। और भी बात करते हैं, आई से पढ़ते हम लोग इनफर्टिलिटी क्या है, इनफर्टिलिटी। उसी तरीके से एम से बात करेंगे तो यहां पर मैटरनल, यहां हम बात करेंगे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में, चाइल्ड हेल्थ केयर। और फेवरेट आपका लिखा हुआ है, यहां बेटा बात करेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में, फैमिली प्लानिंग। पॉइंट को समझिए, तो समरी में बता रहा हूं आपको, फैमिली प्लानिंग। एक्टर से बात करेंगे, एक वर्ड आता है एडुलूसेंट, एडुलूसेंट के बारे में बात करेंगे। यही ए से आपका ART, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आपका एम से अगर और भी एक दो पॉइंट देखना बेटा, तो हम कह सकते हैं मीनोपॉजल डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड समस्याओं को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस टॉपिक में क्या समरी है, इसमें हम लोगों को डील क्या करना है, उस बात को आपको समझना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा बेटा, आप ध्यान समझिएगा कि आपका समरी क्या है। इसमें हम लोगों को सेक्स क्राइम के बारे में पढ़ना है, सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ना है, सेफ एबॉर्शन पढ़ना है, देन सेक्स क्राइम पढ़ना है, हम लोगों को आई फॉर इनफर्टिलिटी पढ़ना है, मेनोपॉजल डिसऑर्डर, देन आपका मदर और बच्चे की देखभाल करना, फैमिली प्लानिंग के बारे में डिस्कस करना है, एडोलेसेंट एज क्या है, एंड ART, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है। तो इसके बारे में देखना है, तो यहाँ आप समझ लीजिएगा सेक्स क्राइम। बेटा चलती बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए सेक्स क्राइम एक बहुत एक बड़ा मुद्दा है। जब सेक्स क्राइम की बात करते हैं तो आप समझ जाइएगा, जैसे कि सेक्स क्राइम की बात करते हैं तो सेक्स क्राइम पर डिटेल में हम जानकारी देंगे आपको। STD, शेप एबॉर्शन, STD में आप देखिएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यह बताने का एक मेरा मोटिव ये है कि हम लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में जो समरी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में जो समरी है बेटा, उसको हम लोग, मैंने एक ट्रिक्स के थ्रू आपको बताया इसमें क्या क्या पढ़ना है। सेक्स क्राइम, STD, शेप एबॉर्शन, सेक्स एजुकेशन, इनफर्टिलिटी, मेनोपॉजल डिसऑर्डर, देन फैमिली प्लानिंग, एडोलेसेंट एंड ART, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा आप ये देखेंगे, ये वर्ड आता है बेटा फैमिली प्लानिंग। बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए फैमिली प्लानिंग भी एक बहुत बड़ी योजना है भाई, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एडोलेसेंट एज क्या होता है, जब आप फ्रेंड सर्किल की बात करेंगे, अगर आपके दादा बाबा ने कह दिया कि बेटा आप ये काम कर लाइएगा, आप सीधा मना कर देते हो। भैया आपके फ्रेंड ने फोन कर दिया, मैं आप 5 मिनट से खड़ा हूं, तुम अभी कहाँ हो, आ जाइए, आप तुरंत पहुंच जाते हो। तो एडोलेसेंट एज जो 11 टू 18 ईयर की एज की बात करते हैं, तो एडोलेसेंट एक वो एज है जो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ फेज से हम रिप्रोडक्टिव फेज में जब कन्वर्ट होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि फ्रेंड सर्किल में हमारा हाथ थोड़ा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड सर्किल में हाथ बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो बहुत सारी जानकारी फैमिली से शेयर ना करके हम उनको फ्रेंड सर्किल में शेयर करते हैं। तो इन चीजों के बारे में आपको बताएंगे। ART क्या होता है, इनफर्टिलिटी पहले आप देख लीजिएगा, ये इनफर्टिलिटी का हुआ है। जब भी इनफर्टिलिटी की बात करें, इनफर्टिलिटी डेफिनेशन समझिए बेटा, 1 ईयर में, पॉइंट समझना, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर में 12 मंथ में। और फीमेल के फर्टाइल पीरियड 11 टू 17 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, और फिर भी अगर फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है इनफर्टिलिटी। ऐसा नहीं कह सकते कि इनफर्टिलिटी बोल दिया जाए कि एक अगर डिफेंस में जॉब करने वाला व्यक्ति है और वो कहीं 1 मंथ के लिए उसने घर पे विजिट किया है, और पता लगा कि 1 मंथ में उसने एक बार ट्राई किया फर्टाइल पीरियड में, तो हम ये कहते हैं कि वो तो इनफर्टिलिटी का शिकार है, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो इन चीजों को हम 1 बाय 1 करके बेटा बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बट इसको हम लोग आगे देखते हैं। यहां से देखिए क्या क्या डिस्कस करेंगे, पॉइंट समझिएगा। इससे बेटा हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी आएंगी वो हम आपको बताएंगे, और इसके बाद हम लोग एमनियोसेंटेसिस वर्ड जो दे रखा है इसके बारे में बताएंगे। आप पॉइंट समझिएगा। एमनियो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बेटा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट देने वाले, बट आप केवल ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझिएगा। मैंने कहा एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है कि इस टेक्निक के द्वारा फीटस या सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन ये टेक्निक स्टार्टिंग में लागू हुई थी किसके लिए? ये टेक्निक फीटस
बात करते हैं ये टेक्निक फीटस में कोई भी कहीं ना कहीं डिफॉल्ट ना हो, मदर या फीटस दोनों में कोई डिफॉल्टिंग या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो। तो जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए एक टेक्निक को अप्लाई किया गया था, उसको बोला था एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस ये टेक्निक आगे हम डिस्कस करेंगे, बट इसका क्या हुआ कि एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है ये जेनेटिक डिसीज के बारे में, जेनेटिक डिसीज के बारे में ये जानकारी के लिए लागू किया गया था। आगे जाके इसका डिस्कस क्या किया कि इसका मिसयूज कर लिया गया। जब इसका मिसयूज कर लिया गया, हाँ तो बेटा हम लोग एमनियोसेंटेसिस देख रहे थे, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा था कोई। यहाँ देखेंगे एमनियोसेंटेसिस, जो वर्ड मैंने यूज किया था इसको देखिएगा आप। तो एमनियोसेंटेसिस मैंने आपको बताया था कि जो एमनियोसेंटेसिस है, एमनियोसेंटेसिस एक इस प्रकार की टेक्निक है जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर का हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और ये एमनियोसेंटेसिस का लोगों ने मिसयूज इस पर्पज से कर दिया कि हम लोग बात करते हैं कि फ्यूटस में सेक्स को डिटरमाइन किया। भाई आपने देखा होगा जो गाड़ियां होती हैं, जैसे कि आपने बसों में देखा होगा, है ना, और जो भी वाहन जो होते हैं उनमें आपने लिखा, स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि भ्रूण की जांच करना कानूनी अपराध होता है, लिखा होता है ना। तो उसी तरीके से आप समझिएगा एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है, जेनेटिक डिसऑर्डर का पता किया जाता है और जेनेटिक डिसऑर्डर का पता किया जाता है, बट इसका मिसयूज जब किया गया तो फीमेल फीटिसाइड में से बढ़ावा मिला। इस टेक्निक पर बैन लगा दिया गया। आगे जाके हम लोग सैचुरी बैन, कंडीशनल बैन बताएंगे आप आगे आपको। अब यहाँ नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। तो बेटा बात समझिएगा, हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की बात करते हैं तो जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट बेटा, बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, इशू है। जैसे कि बात करते हैं सन 1947 जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी, आजादी के जस्ट बाद एकदम जनसंख्या बढ़ती ही चली गई। जनसंख्या का ग्राफ आप देखिएगा। तभी तो आजादी के 4 साल बाद फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई। जब फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई उससे पहले आपने देखा होगा स्टारवेशन की समस्या आई, भुखमरी की समस्या आई। भाई बाहर से गेहूं, यूएसए से गेहूं को इंपोर्ट कराया गया था, हमारे यहाँ पर खाने के लिए गेहूं नहीं था, सड़ा हुआ गेहूं आया था। तो ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ये जनसंख्या विस्फोट के ये कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव थे। जनसंख्या विस्फोट में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन किस तरीके से इंक्रीज हुई है, इंडिया की पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हुई है। आगे बेटा हम बात करेंगे कि जब जनसंख्या विस्फोट हुआ है तो जनसंख्या को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं बर्थ कंट्रोल। भाई कहीं ना कहीं बर्थ को अगर रोका जाए तो पॉपुलेशन भी थोड़ा उसका ग्राफ रोका जा सकता है। आगे बात करते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है एमटीपी। हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। एमटीपी क्या है, हम लोग जैसे आपने सुना होगा अबॉर्शन वर्ड यूज करते हैं। एमटीपी एक्ट कब आया था, है ना, तो सब डिस्कस करेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, वॉलंटरी टर्मिनेशन, है ना, या हम इसके मेथड की बात करते हैं, मेडिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, है ना। मेडिकल में भी आपका आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे दे रखा है सारी चीजें। इनफर्टिलिटी मैंने आपको डिस्कस किया था। एसटीडी के बारे में आप देखेंगे, एसटीडी बोला जाए, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या वेनेरियल डिसीज या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डिफरेंट इनके नाम से जाना जाता है इनको। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होता है, वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर में किया हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स, कैसे, या तो वेजाइनल या तो ओरल या तो एनल, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन बात करते हैं हम लोग। तो फैलने के जो ट्रांसमिशन है या एनल या वेजाइनल या ओरल, किसी भी टाइप्स का हो सकता है। आगे बेटा ये सारी चीजें विजिबल है, आप देखेंगे इसमें। और मैं आपको बता दूं, देखो लिखा हुआ है कि मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप बेटा सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो आप पॉइंट समझ लीजिएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर हम बात करेंगे, मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन बेटा अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ बेटा देखिएगा। डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ बेटा एक ऐसा एक संगठन है जिसको हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसका अगर बात करते हैं, पॉइंट हम ऐड करते जाएंगे, इसका जो HQ की बात करते हैं, हेडक्वार्टर की बात करते हैं, जो कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर बेटा जिनेवा पे प्रेजेंट है। हम लोग स्विट्जरलैंड के बारे में भी बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ डेफिनेशन सुनाएंगे बेटा, मीनिंग
ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे तो लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू WHO ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से बेटा? फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर एंड सोशल। आप पॉइंट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। जब एक व्यक्ति फिजिकली फिट होता है, इमोशनली फिट होता है, बिहेवियर उसका अच्छा होता है, सोशल से कोई टाबू नहीं होता है, तब उस व्यक्ति को हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन कहते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि एक व्यक्ति, एक कपल्स 8-8, 10-10 संतान को पैदा करने में सक्षम है तो बोल देंगे ये रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। नहीं, कोई बॉडी बिल्डर है, डोले सोले है उसके, तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं कह सकते। रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहने के लिए कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, और वो क्राइटेरिया क्या है कि व्यक्ति शारीरिक फिट होना चाहिए। इमोशनल, मैंने कह दिया कि बच्चे आप पढ़ते नहीं है ना, आपको तो पानी में डूब के मर जाना चाहिए, पता लगा आप बाकी में नदी में डूब गए और मर गए। आपने कह दिया सबने ऐसा बोल दिया था, भाई हमने ऐसा थोड़ी ना बोल दिया। आपको इमोशनल नहीं होना है। बिहेवियर, आपका फ्रेंड आपको समझा रहा है कि भाई चल भाई कोचिंग चलना है, तुम कह रहे कि नहीं आज तो लाइन सफारी घूमना है इटावा की, है ना, उसने आपको एक लगा दिया, उसका बिहेवियर कैसा है? और तो उसने आपको अच्छे के लिए डांटा कि भाई सही डायरेक्शन पे जाइए आप, और तुमने कहा नहीं, तुमने मेरे को डांट दिया, हम भी ऊपर से एक लगा देते हैं, तो उसका ये कहीं ना कहीं तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है। आपका फ्रेंड डांट रहा है सही के लिए तो आपका एग्रेसिव बिहेवियर है। तो बिहेवियर पॉइंट समझिएगा। बात आती सोशल, सोशल से कोई टाबू नहीं होना चाहिए। तो फिजिकली फिट, इमोशनली फिट, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और सोशल से कोई टाबू नहीं होना चाहिए। तब उस व्यक्ति को 4 क्राइटेरिया ये फुलफिल करेंगे, तब उस व्यक्ति को हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन कहते हैं। इन पॉइंट के बारे में आप समझना चाहिए। आगे बेटा इसको हम आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। हाँ, थोड़ी 1-2 चीजें और भी बता दें। जब एक फैमिली में सारे के सारे लोग अगर हेल्दी होंगे, कैसे होंगे बेटा? जब एक फैमिली में सारे के सारे लोग हेल्दी होंगे और हेल्दी पीपल अगर होंगे तो सारे के सारे कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं किसी वर्क करेंगे। जब वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी आएगी। जब फैमिली के सारे मेंबर हेल्दी होंगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हम जानते हैं बेटा कि हमारे हेल्थ के अच्छे होने से हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है। बढ़ सकती नहीं, बढ़ती है। तो एक गुड हेल्थ के लिए क्या क्या क्राइटेरिया वो भी आगे हम लोग देखेंगे। तो पॉइंट को समझना है बेटा। आगे आपका दे रखा है, देखिएगा, ओवर पॉपुलेशन। ध्यान से समझो चीजों को। हम ओवर पॉपुलेशन की जैसे ही बेटा बात करेंगे तो कुछ पॉइंट्स आप बोर्ड पर देखिएगा। सारी चीजें यहाँ पर विजिबल है, आपको दिख रही होंगी। बेटा लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या लिखा है? प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। अगर बढ़ती हुई जनसंख्या है बेटा, अगर और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या रिलेटेड प्रॉब्लम, क्या समस्याएं हैं, तो पहला पॉइंट है बेटा ओवर पॉपुलेशन। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए इंडिया फर्स्ट लॉन्च स्टार्टेड इन 1951 फैमिली प्रोग्राम। बेटा इंडिया ओनली एकमात्र ऐसी कंट्री जिसने फर्स्ट टाइम एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया 1951 में। और इन्होंने एक स्लोगन, एक नारा दिया कि हम दो हमारे दो, और बेटा एक वर्ड और यूज किया कि वी टू अवर्स टू। और क्या बोला बेटा? बच्चा एक ही काफी है। और एक वर्ड और यूज किया, देखो टाइपिंग मास्टर हमारे जो सर हैं, बहुत ही सम्मानित टीचर है, हमारे सीनियर हैं, कि कितना अच्छा वर्ड यूज किया उन्होंने, डिंक वर्ड यूज किया। डिंक का मतलब होता है डबल इनकम नो किड्स। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अरे ऐसा सब कुछ किया जाता है, पूरी टीम आपके लिए तो काम कर रही है ना, तब भी आपसे ये कहना पड़ रहा है कि भाई सपोर्ट करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। तो डबल इनकम नो किड्स, बेटा एक कपल्स है और दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फिर भी वो किड्स को जन्म नहीं देना चाह रहे, वो किड्स को एडॉप्ट करना चाह रहे, इसलिए डिंक वर्ड यूज किया है। आगे क्या लिखा है? इस फैमिली प्रोग्राम को बेटा नाउ मर्ज इन अंडर आरसीएच। एक और प्रोग्राम है बेटा आरसीएच, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, जो आपका प्रोग्राम बेटा इसको लॉन्च किया गया 1997 में। तो पॉइंट समझिएगा, फैमिली प्रोग्राम को बेटा किसमें मर्ज कर दिया गया है? आरसीएच में। आगे देखें क्या क्या इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। हम लोग फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, मदर एंड चाइल्ड केयर की बात करेंगे, हम लोग एसटीडी प्रिवेंशन की बात करेंगे, हम लोग बहुत अच्छा पॉइंट आता है एडोलेसेंट हेल्थ की बात करेंगे, है ना। आगे इसको देखते हैं बेटा। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है, बहुत अच्छा सा पॉइंट दिया है, देखो ये देखो रिमार्क लिखा है सर ने। तो रिमार्क का मीन्स क्या होता है? नोट।
नोट या रिमार्क एक ही बात है, कोई महत्वपूर्ण बिंदु, कोई महत्वपूर्ण पॉइंट। तो देखो, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन वर्ल्ड 1974, इन इंडिया 1985। आपसे कहा जाता है बेटा, आज जो लोग क्या कहते हैं गांव देहात में, अगर उनसे कहा जाए कि कोई बीमारी आ रही है उसका वैक्सीन लगवा लो, तो क्या बोलते हैं वो, अरे उसने तो कोरोना का वैक्सीन डाल दिया हमारे शरीर में। ऐसा नहीं होता है। कोरोना का वैक्सीन या किसी भी कोई डिसीज का अगर वैक्सीन लगवाया जाता है तो उसके खिलाफ बॉडी हमारी इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है, जिससे लॉन्ग टर्म के लिए इम्यूनिटी मिलती है। और कभी कोई अगर आपको कोई पैथोजन फाइट करता है तो उसके लिए हमारी बॉडी उससे फाइट करती है। तो फर्स्ट टाइम जैसे आपने देखा होगा बेटा, हम लोग पोलियो का वैक्सीन लेते हैं, हम लोग हालांकि कोविड का भी लिया है ना, हेपेटाइटिस का वैक्सीन है, तमाम बहुत सारे वैक्सीन हम लोगों ने, मम्स, रुबेला, टिटनेस है ना, एमएमआर है ना, डीपीटी, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस, सभी के जिसके वैक्सीन अवेलेबल है। तो जो वैक्सीन बेटा जो यूज होते हैं, मेरा मेन मोटिव ये है बेटा कि यूनिवर्सल लेवल पर, देखो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत वर्ल्ड के लेवल पर 1974 में, जबकि इंडिया के लेवल पर 11 साल बाद 1985 में इसकी शुरुआत हुई। आगे बात करेंगे, लिखा हुआ है बेटा, अब सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो पॉइंट आप समझ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है रिस्पेक्टिव एज कपल्स, पॉइंट समझो। सेक्स एजुकेशन की नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी भाई? सेक्स एजुकेशन की नॉलेज ये स्पेशली बेटा कहीं ना कहीं आपके टीचर्स, स्कूल में टीचर बता सकते हैं। और अगर आगे कहेंगे, लिखा बेटा स्कूल एंड कॉलेज एंड बेटा रिप्रोडक्टिव एज कपल्स। भाई अगर आप कहोगे कि 5-6 साल का बच्चा होगा, उससे कहे चल पकड़ लिया जाए, चल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बारे में जानकारी बता, भाई उसको कहाँ से आ रहा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जानकारी आपको बेसिकली कहाँ से मिलेगी? जो रिप्रोडक्टिव एज के कपल्स होते हैं वहां से इसकी जानकारी आपको जुटानी पड़ेगी। आगे देखा बेटा, प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडी। भाई सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज का कैसे इसको रोका जाएगा, अगर हो भी जाएगा तो कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। आगे बेटा हम लोग पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड। इसी में बर्थ कंट्रोल मेथड क्या, अवेयरनेस एंड बेटा डिस्पेंसन ऑफ डिवाइसेस एंड बेटा रिसर्च इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लिखा है बेटा, इनकरेज्ड सहेली नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बाय CDRI लखनऊ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो एग्जाम में आता ही है, ये समझ लीजिएगा, बहुत ये समझ लीजिएगा, हेड पॉइंट है ये। मैंने ये कहा कि फर्स्ट टाइम बर्थ कंट्रोल मेथड के लिए जो फर्स्ट पिल्स, जो गोली आई थी या जो दवा आई थी बेटा, उस दवा का नाम था सहेली, या उसको कहते छाया, या उसको कहते वंस ए वीक। और ये जो सबसे पहले ये डेवलप की थी या इसको बनाया था वो CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। यहाँ आप इससे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे ना, आपको लिखा मिल जाए कि NDRI, बेटा ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन हरियाणा करनाल, ये होता है, वो कंसेप्ट अलग है। आप CDRI की बात करते हैं हम लोग, तो ये पॉइंट आप समझ लीजिएगा। एक और भी यहाँ से क्वेश्चन सीधा नीट में आता है, ये जो आपका ये जो मेडिसिन है बेटा, ये नॉन स्टेरॉयडल लिखा है, नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। भाई CDRI ने इसको बनाया है। आगे हम देखते बेटा, आगे इसमें क्या कंसेप्ट दे रखा है। आगे बेटा हम लोग नेक्स्ट में, मैंने आपसे कहा कि अब बेटा आपका कंसेप्ट आ रहा है एमनियोसेंटेसिस। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, टेक्निक फॉर फिटस सेक्स डिटर्मिनेशन एंड बेटा डिसऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेशन एमनियोटिक फ्लूइड इज एस्पिरेटेड बाय निडल। और कब, एज क्या दे रखा है, ड्यूरेशन 14 to 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। बेसिक क्या है, स्टडी ऑफ क्रोमोसोमल पैटर्न एंड स्टेम सेल्स एंड एमनियोटिक फ्लूइड, है ना, जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, मैं आपको बता दूं। देखो, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है, इस टेक्निक के द्वारा फ्यूटस में होने वाले जेनेटिक डिसीज का पता किया जाता है। और इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि फ्यूटस से एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं। फ्यूटस से एमनियोटिक फ्लूइड को हम बाय निडल के थ्रू उसको एस्पिरेट करते हैं, और एस्पिरेट करने के बाद उस एमनियोटिक फ्लूइड में हम देखते हैं उसमें स्टेम सेल पाई जाती हैं, और उन स्टेम सेल्स के अंदर हम न्यूक्लियस पे जाते हैं, और न्यूक्लियस में हम क्रोमोसोम पैटर्न की स्टडी करते हैं,
जब क्रोमोसोम पैटर्न की स्टडी करते हैं तो क्रोमोसोम पैटर्न को देखते हैं तो उससे देखने से पता लगता है कि किसी भी क्रोमोसोम पैटर्न में अगर कोई डिफॉल्ट नजर आता है तो वही कहीं ना कहीं एक डिसीज पैदा करता है। तो उसी डिफॉल्ट को हम ढूंढते हैं। जब उस डिफॉल्ट को पता करते हैं और इससे क्या होता है कि सारे क्रोमोसोम्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है, तो आप लास्ट स्टेप में जाते हैं। हमने आपसे कहा कि 23 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम्स मेल एंड फीमेल में होता है, वो यदि अगर पता चल जाता है कि ये XX है या ये XY है, तो इससे सीधा साबित ये होता है बेटा कि हम लोग XX की बात करते हैं तो आपका फीमेल होता है, XY देन मेल होता है। तो इससे हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी टेक्निक है बेटा, इस टेक्निक के दौरान हम जेनेटिक डिजीज का और बेटा ये लिखा हुआ है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का और सेक्स डिटरमिनेशन का हम पता कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो स्टडी की जाती है वो क्रोमोसोम पैटर्न की स्टडी की जाती है। और ये जो टेक्निक है बेटा, ये 14 to 18 वीक तक ये प्रेगनेंसी में अवेलेबल हो सकती है, इसको करा सकते हैं। रेयर केस में एक अलग, हालांकि आपने न्यूज में भी तमाम चीजें देखी होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग अगर कहीं कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो हम लोग बता सकते हैं आपको। आगे देखो, अब हम बात करते हैं बेटा मेजर्स टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। बेटा बढ़ती हुई जनसंख्या कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करना। भाई आपको पता है बढ़ती हुई जनसंख्या को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, तो स्टारवेशन जैसी समस्या देखने को मिलेगी। कैसे? आपने देखा होगा फेमाइन ऑफ आयरलैंड, फेमाइन ऑफ आयरलैंड, और एक और भी बहुत अच्छा सा बेटा एक कंसेप्ट है, अगर हम यहाँ उस पर अगर बात करेंगे तो कम से कम आपके 10 मिनट जाएंगे। बट मैं आपको बता दूं कि किसी भी अगर सिचुएशन में अगर पॉपुलेशन का ग्राफ अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बेटा बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बट यहाँ देखेंगे आप कि कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ अगर चाहे तो आपको मैं एक छोटी सी एक ट्रिक दे रहा हूं बेटा। देखो, एजुकेशन इज मस्ट फॉर फ्यूचर प्लानिंग। पॉइंट समझिएगा क्या से निकल के आ रहा है। देखो, अगर आप क्या करेंगे, जब भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, लोगों को एजुकेटेड कर दो। कैसा कर दो? लोगों को, यहां लिख दिया मैंने बेटा, लोगों को आप एजुकेटेड कर दो। जब कहीं ना कहीं बेटा पढ़े लिखे लोग होंगे तो पॉपुलेशन का ग्राफ उतना नहीं होगा। और देखिएगा, एजुकेशन इससे क्या होता है बेटा, लोगों को आप फायदा दे दो, इंसेंटिव प्रोवाइड करा दो, इंसेंटिव, है ना। और ये क्या लिखा, एम फॉर उनकी जो मैरिज की जो एज है, उनके जो मैरिज की जो एज है, मैरिज की एज बेटा वो उनकी निर्धारित होना चाहिए, जैसे कि 18 एंड 21। हालांकि अब थोड़ा इसमें चेंजमेंट आया, लेकिन अभी एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है। आगे बात करते बेटा, लिखा हुआ है फॉर फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग से आपको बताया मैंने कि इसके लिए हम लोग फैमिली प्लानिंग का यूज इस्तेमाल करना चाहिए। तो पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करना है तो जैसे कि लोगों को एजुकेटेड कर दो, लोगों को फायदाएं दो। सरकार से, जैसे सरकार कभी कभी कह भी सकती है, भाई सरकार के पास ये कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी रहती है। सरकार बोल दे कि किसी की फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं तो उनको गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, और 2 से ज्यादा तो नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन का थोड़ा ग्राफ कम हो सकता है। तो एजुकेटेड कर दो, इंसेंटिव दे दो, मैरिज की एज निर्धारित कर दो, देन फैमिली प्लानिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें लिखी है बेटा, देखो, एजुकेटेड एंड इंसेंटिव देन मैरिजेबल एज, ये सारी बातें लिखी है बेटा। 18 फॉर फीमेल एंड 20 फॉर मेल्स। इसके बाद आगे बेटा थोड़ा कुछ डाटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ डाटा थोड़ा हल्का नीट से रिड्यूस किया गया है, बट आप इनको समझ लीजिएगा। और देखो, मैं एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भी डाटाबेस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप ये नहीं सीधा सीधा आप ये नहीं कह सकते कि सर डाटा में थोड़ा कुछ कम ज्यादा। बेटा मैं बता रहा हूँ, डाटा तो लेटेस्ट डाटा जो होता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डाटा चेंज हो सकता है। यहाँ देखिए, वर्ल्ड की पॉपुलेशन बेटा सन 1900 की बात करते हैं तो 2 बिलियन थी। 2 बिलियन बेटा, ये हम लोग 2000 मिलियन भी इसको कह सकते हैं। आगे मैंने आपसे कहा बेटा, पॉइंट समझिएगा कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन सन 2000 में कितनी हो गई? 6 बिलियन। और 6 बिलियन बोला जाए या इसको 6000 मिलियन भी कह सकते हैं। हालांकि मैंने टाइपिंग वाले सर को मैंने सिर्फ ओनली 2 बिलियन 6 बिलियन, देखो उनको इतनी नॉलेज है, उन्होंने देखो इसको
और भी आपको आसान कर दिया, 2000 मिलियन एंड 6000 मिलियन भी कर दिया उन्होंने। आगे देखिएगा आप इंडिया पॉपुलेशन। अब उन्होंने कहा इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी जब कंट्री आजाद हुई थी 1947 में, तो 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन 350 मिलियन लिखा है। हम लोग बात मिलियन लिखा है, या इसको हम लोग उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप जानते हैं। इंडिया पॉपुलेशन अगर नहीं जानते तो सुन लो, चलो लो, आप कह रहे कि सर आपने तो एकदम बात को स्किप कर दिया, तो आप समझ लीजिएगा। हम आपको बता रहे बेटा, लिखा है 1 बिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, सारी बातें समझ लो हमसे, हम क्या मना थोड़ी नहीं करेंगे बेटा। देखो 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 12, बातें समझ में आ रही है आपको। मिलियन बिलियन ट्रिलियन आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका काम है। आगे देखेंगे बेटा कि फिर उन्होंने बताया कि 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पर आपका लिखा है इंडिया पॉपुलेशन बेटा 1.27 बिलियन। आगे हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, लिटरेसी रेट इसका है 74.04%। सेक्स रेशियो क्या है? सेक्स रेशियो बेटा 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये तो बहुत खतरे वाली घंटी है ना। आगे देखेंगे डेंसिटी इसकी आपके सामने नजर आती है। पॉपुलेशन, हम ग्रोथ की बात करते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये लिखा हुआ है। डबलिंग टाइम नहीं दिख रहा है तो दिख जाएगा, ये लिखा हुआ है 13 ईयर्स होता है। आगे बेटा इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आप बहुत अच्छा सा कंसेप्ट आ गया आपके लिए, यहां से नीट में क्वेश्चन आता है बट इसको देखना पड़ेगा आपको। देखो लिखा है बर्थ कंट्रोल मेथड। ये देखो, ये काम टेक्निकल वाले सर ने बहुत अच्छा किया है। बाकी में मैंने ये कंटेंट, एक भी कंटेंट उनको नहीं प्रोवाइड कराया। देखो सर ने कितना बढ़िया इमेजेस आपके लिए लगाया है। ये हमारे लिए नहीं, आपके लिए बेहद खुशी की बात है कि आपके लिए देखो कहीं ना कहीं टेक्निकल वाले सर और हम लोग कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारा तो काम पढ़ाना है, बाकी काम सर भी करते हैं, सभी हेल्प करते हैं। तो ये देखो सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में नजर आ रहा है आपको। तो पहले तो बात करेंगे बेटा, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि ओवर पॉपुलेशन, जब जनसंख्या बढ़ रही है, ओवर पॉपुलेशन की जब बात करते हैं तो उसके जस्ट बाद हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन के ग्राफ को कैसे डिक्रीज किया जाए। तो पॉपुलेशन के ग्राफ को कैसे डिक्रीज किया जाएगा, उसके लिए हम बर्थ कंट्रोल मेथड की बात करते हैं। और बर्थ कंट्रोल मेथड या इसकी डेफिनेशन आप चाहो तो पॉइंट समझ लीजिएगा। मैं बिल्कुल, चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों, फुल हिंदी फुल इंग्लिश बोलूंगा मैं, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। बिल्कुल भी हिंदी भी इंग्लिश भी बाइलिंगुअल चीजें मिलेंगी आपको। मैंने ये कहा बेटा बर्थ कंट्रोल मेथड, या हम लोग यहाँ हम मेन बात करेंगे बेटा, हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन, ऐसे डिवाइस ऐसे मेथड, पॉइंट समझिएगा बेटा ध्यान से, ऐसे डिवाइस ऐसे मेथड, ऐसी युक्तियां ऐसे तरीके जो प्रेगनेंसी के खिलाफ काम करते हैं, ऐसे डिवाइस को, ऐसी युक्तियों को, ऐसे मेथड को हम कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस कहते हैं। इससे सरल डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको। आगे देखिएगा लिखा भी है, क्या लिखा है, डिवाइसेस विच प्रिवेंट, क्या करते हैं, प्रिवेंट कंसेप्शन प्रेगनेंसी विदाउट अफेक्टिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ एनी वे। ये अफेक्टिंग का मतलब ये सर ने क्यों लिखा हुआ, देखो किसी प्रकार की आपकी कोई हेल्थ प्रभावित नहीं होना चाहिए और प्रेगनेंसी भी कंसीव ना हो, तो इसे हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। आगे कुछ लिखा है, कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन एंड बेटा टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन। बाकी का अब ये हमारे ऊपर छोड़ दिया है, तो हम इसको देखेंगे। पहले आप इनके डिवाइस को देख सकते हैं, क्या क्या डिवाइसेस हैं, या आप पहले इसके कंसेप्ट को देख लेंगे, उसके बाद डिवाइसेस को देख लेंगे। तो यहां से हम लोग, हाँ चलो यहां देख लेंगे हम लोग। तो यहां वर्ड बेटा यूज करते हैं, आप पॉइंट को समझ लीजिएगा। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन पॉइंट समझो बेटा। कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक बेटा बात करते हैं परमानेंट, किसकी बात करेंगे, परमानेंट। जब परमानेंट की बात करेंगे, और दूसरा आपका हम बात करेंगे बेटा, तो उससे कहते हैं हम लोग, इधर देखिए सब लिखा हुआ है, देखो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, हाँ अच्छा सर ने यही लिखा हुआ है परमानेंट, ठीक है। परमानेंट की बात करते हैं, दूसरा बात करेंगे बेटा टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन, टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन। तो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते बेटा, तो इसी का दूसरा नाम हम लोग दे सकते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं बेटा स्टरलाइजेशन मेथड, स्टरलाइजेशन मेथड, बात समझ रहे बेटा। और परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन
ये आपका मेल देन फीमेल दोनों की बात करते हैं। मेल में बात करेंगे तो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेल में बेटा वैसेक्टोमी होता है, मेल की बास डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है, और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, इसे ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। तो ये वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड है। टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं तो टेम्परेरी जो आपका होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक बेटा हम लोग नेचुरल की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक नेचुरल मेथड होता है और एक आपका मेथड जिसको हम लोग आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मेथड होता है। तो नेचुरल मेथड जो आपका होता है, ध्यान समझिएगा, जो नेचुरल मेथड होता है इसके भी टाइप्स होते हैं और इसके भी टाइप्स होते हैं। तो आगे हम लोग पहले नेचुरल की बात करेंगे तो पॉइंट समझ लीजिएगा बेटा, ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के बारे में अगर बोलेंगे तो इसके मेथड 1, 2 एंड 3। एक सबसे पहले बेटा बात करेंगे आपका आता है कैलेंडर या फिर कहते हैं रिदम कहेंगे, या फिर इसे कहते हैं पेरियोडिक एब्सिनेंस मेथड। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड की अगर हम बात करना चाहें तो सेकंड की बात क्या होती है वो आपको समझना है। सेकंड जो आपका होता है वो आपका इसे बोलते हैं कोइटस इंटीरप्टस। इसका ही दूसरा नाम बेटा हम लोग विदड्रॉ मेथड भी कहते हैं, विदड्रॉ मेथड। और थर्ड की बात करेंगे बेटा तो ये आपका आता है, इसे कहते हैं लैक्टेशनल एमीन्यूरिया। ये पॉइंट समझना है बेटा। तो इन चीजों के बारे में देखो, मैंने आपसे कहा कि पहले आप पॉइंट को समझ लीजिएगा, बाकी मैं बता रहा हूं कि परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन जो मेथड होता है इसको हम लोग स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। और ये आपका मेल में बास डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है और परमानेंट स्टेरिलिटी हो जाती है, और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है। और टेम्परेरी मेथड की जब बात करते हैं तो टेम्परेरी मेथड में आपके 2 बेसिक कंसेप्ट आते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। और नेचुरल के भी 3 टाइप्स होते हैं, एक आपका कैलेंडर एंड रिदम मेथड, या इसे ही हम लोग पेरियोडिक एब्सिनेंस कहते हैं। कैलेंडर मेथड और रिदम मेथड या पेरियोडिक एब्सिनेंस की बात करते हैं तो ये एक ऐसा मेथड है, पॉइंट आप समझिएगा बेटा, सारी बातें आपको बताऊंगा, टाइम भले ही लग जाए। ये जो मेथड होता है ये फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 to 28 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इससे बीच में बेटा हम 11 to 17 डेज के बीच की यहाँ की बात करते हैं। तो इन दिनों में फीमेल का जो फर्टाइल पीरियड होता है, इस फीमेल के फर्टाइल पीरियड के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स से या सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिखा है पेरियोडिक एब्सिनेंस। मेल पार्टनर फीमेल के फर्टाइल पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्टाइल पीरियड जो 11 to 17 डेज होता है, उन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से अवॉइड करना पड़ता है। यही एक प्रेगनेंसी के रोकने का एक मेथड है। नेक्स्ट है बेटा कोइटस इंटरप्टस या विदड्रॉ। बेटा पॉइंट ही नहीं समझ रहे आप, सुन तो लो, कम से कम ध्यान से समझो। जैसे मैंने ये कहा, आप लोग एटीएम से जाते हैं ना, खट से पैसे निकालते हैं, तो एटीएम से पैसे निकालना क्या बोलते हैं, विदड्रॉ मेथड। जब विदड्रॉ मेथड बोलते हैं ना तो एटीएम से पैसे निकालते हैं। वैसे क्या करते हैं, मेल जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो सीमन को फीमेल के वेजाइना में रिलीज होने से पहले ही क्या करता है, फीमेल, पॉइंट समझिएगा, फीमेल के वेजाइना में सीमन को इजैकुलेट होने से पहले ही पेनिस को निकाल लेता है। इसे बेटा क्या बोलते हैं, कोइटस इंटरप्टस या विदड्रॉ मेथड। नेक्स्ट समझिए बेटा लैक्टेशनल एमीन्यूरिया। ये बहुत अच्छा मेथड है, बच्चे पूछते रहते हैं, हम ऑफलाइन बैचेस में बहुत अच्छी तरीके से वहां भी बताते हैं और यहाँ और अच्छे से प्लान करते हैं बताने के लिए। तो लैक्टेशनल एमीन्यूरिया क्या होता है बेटा, ये बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, आप ध्यान से अगर समझना चाहो तो समझिएगा। लैक्टेशनल एमीन्यूरिया एक ऐसा कंसेप्ट है जब किसी बेबी की डिलीवरी होती है, पॉइंट समझिएगा, जब बेबी की डिलीवरी होती है उसके जस्ट बाद लगभग 4 to 5 मंथ तक वो लेडी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल हॉल्ट कर जाते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज हो जाते हैं, हॉल्ट कर जाते हैं, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हॉल्ट कर जाएंगे तो फिर वहां ओवम
ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होगा, जाइगोट फॉर्म नहीं होगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आगे फिर बर्थ ही नहीं होगा। तो ये भी एक मेथड है, ये बॉडी का नेचुरल मेथड है, इसलिए इसको हम लोग लैक्टेशनल एमीन्यूरिया कहते हैं। लैक्टेशनल जो बेटा वर्ड यूज किया गया, ये इसलिए वर्ड यूज किया गया है कि मदर जब तक एक बेबी लैक्टेटिंग, या हम बोल सकते हैं जब तक एक बेबी एक्सक्लूसिवली मदर के मिल्क फीडिंग पे होता है, लगभग 4 to 5 या 6 मंथ, यहाँ तो बात करते हैं, वैसे 1 ईयर तक भी बात करेंगे, तो तब तक क्या होता है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसके एंटीरियर लोब से एक हार्मोन्स होता है, इसका नाम है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का काम क्या होता है, मदर के मेमोरी ग्लैंड से मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता रहता है, और जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाने पर FSH और LH का लेवल डाउन हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, इसीलिए वहां पर ये सारी चीजें, कहने का मतलब ये होता है वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारी समस्याएं वहां पर हॉल्ट हो जाती है, रुक जाती है। तो ये मैंने आपको ये बताया कि नेचुरल। अब हम बेटा बात करते हैं आर्टिफिशियल पर। तो आर्टिफिशियल पर जाने से थोड़ा बेटर है, एक स्लाइड यहाँ स्लाइड ले ली जाए तो हम यहाँ कुछ और कंसेप्ट आपको बता दें, जैसे कि यहाँ इसमें ये दे रखा है, तो चलो हम यहाँ देखते हैं। यहाँ बेटा हम बात करते हैं आर्टिफिशियल, किसकी बात करेंगे हम लोग? आर्टिफिशियल जो वर्ड यूज किया था कि आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, इसकी जब बात करेंगे बेटा तो ये आप पॉइंट समझ लीजिएगा। आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले आपका आता है आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा आता है आपका बैरियर मेथड। क्या आता है? बैरियर मेथड। जब बैरियर मेथड की बात करेंगे बेटा तो बैरियर जो मेथड आपका होता है, ध्यान से समझिएगा, तो बैरियर मेथड की जब बात करते हैं तो बैरियर जो मेथड बेटा आपका होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। कौन से 2 टाइप्स? एक आपका होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल बैरियर। क्या बोलते हैं? फिजिकल बैरियर। और सेकंड की बात करेंगे बेटा तो इसे हम लोग कहते हैं केमिकल बैरियर। बेटा एक एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ध्यान से नहीं समझ रहे चीजों को। फिजिकल बैरियर क्या होता है और केमिकल बैरियर क्या होता है? फिजिकल बैरियर में आपका मेल देन फीमेल्स, मेल में भी कंडोम्स होते हैं और फीमेल्स के भी कंडोम्स होते हैं, इसमें हम लोग कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट को समझिए बेटा। मेल के जो कंडोम्स होते हैं, मेल के कंडोम्स बेटा जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी में नाम भी दिया है, निरोध की बात करते हैं, है ना। और फीमेल्स के कंडोम बेटा ऐसे कंडोम्स एनसीईआरटी में नाम दे रखे हैं जो रीयूजेबल है और रिवॉशेबल है। एक से अधिक बार फीमेल के कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको वॉशेबल भी है, वॉश भी कर सकते हैं। तो ये बेटा हालांकि मेल कंडोम्स को निरोध नाम देते हैं, फीमेल कंडोम्स को हम फेमिसील्ड कहते हैं, या जैसे कि फीमेल कंडोम्स के नाम डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स है, बॉल्ट्स है। एनसीईआरटी में देखिएगा आप, एनसीईआरटी खोल के रखिए, आप लेक्चर को सुनते जाइए। आगे बेटा हम लोग देखें केमिकल बैरियर। जब केमिकल बैरियर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बेटा केमिकल होता है जिसको हम लोग टुडे स्पंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? टुडे स्पंज। तो बेटा आपका केमिकल बैरियर के एग्जांपल बहुत सारे क्रीम्स हैं, फॉग्स हैं, है ना। एक केमिकल आपके सामने लिखा है टुडे स्पंज। जो आपका होता है इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कुछ केमिकल पाया जाता है, उसके बारे में भी टेस्ट सीरीज जब हम आपको बताएंगे तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस कराएंगे। ऑर्बिलॉक्सीफेन आपने नाम सुना होगा, वो इसी का केमिकल कंपोजिशन होता है। आगे बेटा इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ये आपका बैरियर मेथड हो गया। सेकंड की बात करेंगे बेटा, सेकंड बेटा बात करेंगे तो आपने नाम सुना होगा आईयूसीडी। आईयूसीडी की बात करते बेटा तो आईयूसीडी 3 जनरेशन में आया था। सबसे पहले बोलते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडी, आईयूसीडी। और फिर बोलते बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट समझ लीजिएगा, कॉपर रिलीजिंग एंड बेटा बोलेंगे हम लोग क्या, नॉन मेडिकेटेड आईयूसीडी। और नेक्स्ट की बात करेंगे बेटा तो इससे कहते हैं हम लोग हार्मोनल आईयूसीडी। देखो कॉपर रिलीजिंग की बात करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कुछ तो जिनमें बात करते हैं कि जहां पर कॉपर के आयन रिलीज होते रहते हैं, है ना। कॉपर टी की बात करते हैं, मल्टी लोड 370 की 5
बात करते हैं ना, तो ये इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, एनसीईआरटी आप निकालिए, सारे लिखे हुए। नॉन मेडिकेटेड की बात करते हैं, इसमें आपका लिपीस लूप का एग्जाम्पल दे रखा है। लिपीस लूप, बात समझ बेटा, इसमें लिपीस लूप का एग्जाम्पल दिया है। हार्मोनल में भी नाम दिया एलएनजी का, एलएनजी लीवो नॉर्जेस्टिन, वो आपका हार्मोनल में नाम दिया हुआ है। अब बेटा इसके बाद हम बात करना चाहेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये हार्मोनल हो गया। अब हम बात करते बेटा, देखो ये बैरियर मेथड, देन आईयूसीडी। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट आता है आपका इम्प्लांट मेथड। क्या आता है? इम्प्लांट मेथड। बेटा इम्प्लांट मेथड, स्किन के नीचे कुछ हम मेथड ऐसे होते हैं जिनको इम्प्लांट करा लिया जाता है। जैसे कि इम्प्लांट मेथड में अगर एग्जाम्पल आप चाहोगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हम लोग नॉर प्लांट कहते हैं, नॉर प्लांट कहते हैं, तो ये इम्प्लांट मेथड हो गया। बेटा यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है, तो इसको हम लोग आगे देखो, मैं थोड़ा और एक ऐड कर ले रहा हूँ इसमें, आगे देखिएगा। तो ये इम्प्लांट था। और नेक्स्ट बेटा क्या है, पॉइंट समझिएगा। नेक्स्ट की जब हम बात करेंगे तो वो इम्प्लांट हो गया। अब हम बोलते हैं इंजेक्टेबल मेथड। इंजेक्टेबल मेथड बेटा, जो इंजेक्शन भी, कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, उन्हें इंजेक्टेबल मेथड कहते हैं। जैसे कि आपका लिखा हुआ है DMPA, इसे बेटा हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। मेरे लेक्चर्स जो मैं बोल रहा हूँ सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। कुछ शब्द जो लिख रहा हूँ वो बोल नहीं रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ वो लिख नहीं रहा हूँ, तभी ये आपका कंटेंट बहुत जल्दी से हो सकता है। आगे बेटा ये आपका इंजेक्टेबल हो गया। इसके बाद हम देखो इम्प्लांट हो गया, इंजेक्टेबल हो गया। अब बेटा लास्ट हम बात करते हैं बेटा, एक शब्द आता है OCP। ये बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छा सा क्वेश्चन बनता है इस पर बहुत ज्यादा। OCP, इसे बेटा कहते हैं OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स। मार्केट में सबसे ज्यादा प्रचलन, पॉइंट समझिएगा, कंडोम्स का इस्तेमाल एसटीडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। आईयूडी का इस्तेमाल फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। और OCP का इस्तेमाल ओवुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। तो जो OCP बेटा आपका होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स, जो माउथ के द्वारा जो गोलियों को आप इस्तेमाल करते हैं और प्रेगनेंसी का जो मेथड आप अपनाते हैं, उस मेथड को हम OCP कहते हैं। O मतलब ओरल, C कॉन्ट्रासेप्शन, P पिल्स फॉर गोली। बात समझ रहे बेटा? तो ये आपका OCP हो गया। OCP में आपका एक आपका होता है बेटा इमरजेंसी पिल्स। कैसा होता है? इमरजेंसी पिल्स। बेटा इमरजेंसी जो पिल्स होता है, आपने नाम सुना होगा बेटा। अगर कहीं हम लोग बात करते हैं इमरजेंसी पिल्स में, आपका आपने नाम सुना होगा अनवांटेड, अनवांटेड 72, मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलन है इसका। और नेक्स्ट आपका आता है जिसे हम लोग कंबाइंड पिल्स कहते हैं, कंबाइंड पिल्स। तो कंबाइंड पिल्स ही बेटा आपकी, कंबाइंड पिल्स की बात करते हैं तो कंबाइंड पिल्स भी आपकी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स दोनों के कंबाइंड से मिलकर बनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहाँ बेटा हम लोग OCP पर बात कर रहे थे, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स पे बात कर रहे थे। तो आगे बेटा नेक्स्ट ये आपका इंजेक्टेबल मेथड, आपका DMPA, OCP में आपका इमरजेंसी एंड बेटा कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स की बात करते हैं, आपने नाम LNG का भी सुना होगा, लीवोनॉर्जेस्टिन की बात करते हैं आगे। तो ये बेटा आपका कॉन्ट्रासेप्शन आपका कहीं ना कहीं ये सब क्लियर हुआ। आगे इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, एक आपको और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दे। वो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? देखो एक आपने नाम सुना होगा मेल कॉन्ट्रासेप्शन। अभी तक आपने सिर्फ फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सुना है, मेल नहीं सुना है। एक हम आपको बताएंगे मेल कॉन्ट्रासेप्शन। बेटा जो मेल कॉन्ट्रासेप्शन होता है, इसमें बात करेंगे हम लोग मेल गॉसिपॉल। गॉसिपॉल जो ये जो बेटा मेडिसिन है, ये कॉटन के सीड से बनाई जाती है, कॉटन सीड से इसको ड्राइव किया जाता है। तो यहाँ मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताया, लेकिन आप अगर चाहो तो एक बार सुन लीजिएगा। कॉन्ट्रासेप्शन ये 2 टाइप्स का होता है, परमानेंट एंड टेम्परेरी। परमानेंट में मेल में वेसेक्टोमी, देन फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। एंड टेम्परेरी की बात करते हैं तो टेम्परेरी में नेचुरल आता है एंड आर्टिफिशियल आता है। नेचुरल में आपका पैरियोडिक कैलेंडर या रिदम मेथड, और सेकेंड आपका कोइटस इंटरप्टस, देन थर्ड आता है आपका लैक्टेशन एमिन्यूरिया। जब हम बात करेंगे इसके बारे में आर्टिफिशियल में आपका सबसे पहले बैरियर मेथड आता है, बैरियर फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर। इसके बाद फिजिकल बैरियर मेल कंडोम्स, देन फीमेल कंडोम्स,
केमिकल वेरियम 2 डेज बन जाता है। इसके बाद मैंने आपको IUCD बताया, नॉन मेडिकेटेड लिपिड लूप, है ना। और इसके बाद कॉपर रिलीजिंग, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 एंड हार्मोनल IUCD की बात करते हैं। इंजेक्टेबल मेथड DMPA बताया मैंने आपको, इम्प्लांट नॉर प्लांट बताया, लास्ट में OCP इमरजेंसी पिल्स एंड कंबाइंड पिल्स। देन यहाँ मैंने आपको बताया मेल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स, गॉसिपॉल होता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को अरेस्ट करता है, तो ये आपका कॉटन की शीट से बनाया जाता है। आगे बेटा थोड़ा हम जो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में दे रखा है, तो जो ये आपका देखिएगा कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात करते हैं सारे। देखो ये मेथड लगे हुए हैं, ये देखो कंडोम्स के बारे में आपको मैंने बताया था, फीमेल कंडोम्स बताया आपको, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स, ये बहुत अच्छा सा डायग्राम ये है। आगे आपका देखो हार्मोनल रिंग्स के बारे में दिखा है, ये बेटा आयु, हम लोग बात करते हैं ना IUCD, आई मतलब इंट्रा, यू मतलब यूट्राइन, सी मतलब कॉन्ट्रासेप्शन, डी फॉर डिवाइस, IUCD का आपका है। आगे बेटा ये लिखा है कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन, हमने DMPA का जिक्र किया था, इसका जिक्र किया DMPA। आगे देखेंगे बेटा आपका, इधर देख लीजिएगा, आगे आपका लिखा है सर्जिकल स्टरलाइजेशन, मैंने आपको बताया था कि परमानेंट में आपका आ जाता है ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी। आगे देखो ये इम्प्लांट मेथड, कॉइटस इंटरप्टस, देखो इसको कॉइटस इंटरप्टस में चीजें दे रखी है। आगे कैलेंडर रिदम मेथड एंड वेजाइनल, इसके ये भी आपका हम लोग टेम्पोन के तरीके से ये भी आपका है। आगे कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेस एंड बेटा ये देखो डायफ्राम एंड कैप्स के बारे में लिखा है, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स, सारे डायग्राम आपको मिल रहे हैं जितने भी मैंने आपको समझाए। आगे इसके बाद बेटा, और ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी थी, तो इनके बारे में अगर आप चाहो तो देख सकते हैं बेटा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी आपको। तो यहाँ पर आपका हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो इसको आप लोग देखेंगे, ये भी आपका हो गया, और ये स्लाइड मैंने आपको जो बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बेटा। अब यहाँ देखते हैं, पॉइंट समझिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आ रहा है जिसे हम लोग MTP के नाम से जानते हैं, देख लीजिएगा आप। MTP बेटा इसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। इसे ये इंटेंशनल एंड वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, ये इसका वर्ड का मीन समझिए, इंटेंशनल वॉलंटरी प्रेगनेंसी कराया जाता है। अगर बात करते हैं हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं तो क्या बोलेंगे उसको, वॉलंटरी टर्मिनेशन, इंटेंशनल वर्ड यूज कर सकते हैं, और बिफोर फुल टर्म। यहां देखेंगे कि MTP की जब बात करते हैं तो पूरे हम लोग वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड में टोटल प्रेगनेंसी का 40 से 45 मिलियन या 20% या फिर 1/5 प्रेगनेंसी जो आपका है ये MTP होता है। टोटल प्रेगनेंसी का 20% या 40 से 50 मिलियन या फिर 1/5 इतना प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। आगे देखिए लिखा है प्रेगनेंसी इन ए ईयर। आगे इंडिया गवर्नमेंट लीगलाइज MTP 1971 आल्सो ऑब्जेक्ट टू डिक्रीजेस इन इन्फेक्शन MMR एंड ETC इम्प्रॉपर एंड MTP हाइजीन। इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कैसे। हाँ, MTP एक्ट बेटा लागू हुआ था 1971 में। इसके पहले जब MTP एक्ट लागू नहीं हुआ था, उससे पहले बहुत सारी लेडीज फीमेल्स जो थी वो अपने घर पर ही घरेलू नुस्खे का यूज, हम लोग बोलते हैं ना, अपने अपनी तरीके का इस्तेमाल उन्होंने कहीं किसी आर्टिफिशियल चीजें या कोई नेचुरल चीजें, मतलब उनको बगैर नॉलेज के, उनके पास नॉलेज का कोई सोर्स नहीं, और तमाम अपने अपनी चीजों के इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हैं। अब उनको यही नहीं पता है कि ये केमिकल खाने से इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे, और ये केमिकल कितने कंटेंट में इसको लेना चाहिए, कितने अमाउंट में, और कितने अमाउंट की प्रेगनेंसी है। तो इसके लिए क्या हुआ, फिर आगे जाके उनका रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, फैलोपियन ट्यूब है, ये कहीं ना कहीं बेटा ये खराब हो गए। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हुआ तो इनफर्टिलिटी कॉज हुआ। इसलिए सरकार ने ये कह दिया कि इससे बेटर है कि आप MTP एक्ट को लागू कर दिया जाए। स्टार्टिंग में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसको लागू नहीं किया गया था, इसीलिए इसको बोलते थे कि अगर सरकार ने पता कर लिया तो हो सकता है जेल में डाल दिया जाए। तो इसीलिए सरकार ने बाद में पता किया कि बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है कि जो इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकती है, तो सरकार ने देखो MTP एक्ट को लीगलाइज कर दिया 1971 में। आगे बेटा पॉइंट समझेंगे, रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ MTP। हम लोग प्रोसीजर की बात करते हैं,
तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो हालांकि आगे लिखा हुआ है, बट आप ये भी समझ लीजिएगा। चलो इसको देखो, ये लिखा है बेटा, ये इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं। एलर्जिक रिएक्शन एंड इनकम्प्लीट अबॉर्शन, है ना, इन्फेक्शन कॉज होता है। ये जो चीजें मैंने आपको बताई वही सारी पॉइंट्स इस पर लिखे हुए हैं। आगे बेटा आप देखेंगे, इसके बाद हम लोग बात करते हैं और आगे। हाँ, एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट बेटा 1971, ये मैक्सिमम अप टू 20 वीक्स एंड प्रेगनेंसी फॉर मेंस्ट्रुअल पीरियड बट बाय सेफर 20, सेफर लिखा है बेटा 12 वीक। पॉइंट समझिएगा, अगर हम 12 वीक से 12 सप्ताह से कम का प्रेगनेंसी अगर अबॉर्शन करते हैं, अबॉर्ट करते हैं, तो वो कैसा होता है, सेफर साइड होता है। और 12 से ज्यादा में जाएंगे तो रिस्की होता है। कैसा होता है, रिस्की। पॉइंट समझिएगा। ये लिखा है कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है। ये एमटीपी कब करा सकते हैं, या तो अनप्रोटेक्टेड कैजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हुआ हो, या फिर हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रासेप्शन का फेलियर हो। भाई किसी का अगर फिजिकल बैरियर कंडोम का इस्तेमाल किया, पता लगा कंडोम फेल हो गया, आईयूडी काम नहीं किया, ओसीपी काम नहीं किया, किसी का भी फेलियर होगा, या हो सकता है उसका जबरदस्ती रेप कर दिया हो। तो उस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि ये इस कंडीशन में ये एमटीपी कराया जाता है। नेक्स्ट, इफ प्रेगनेंसी कंटिन्यूसली कैन कॉज बाय सीवियर हार्म ऑफ फेटल एंड मदर, या फिर बच्चे को और माता को बहुत खतरनाक कोई बीमारी चल रही हो, इसलिए भी हम लोग अबॉर्शन करा सकते हैं। आगे देखेंगे, इफ प्रेगनेंसी कंटिन्यूस हार्मफुल, हाँ ये मैंने आप, हाँ, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, या फिर प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, या रेप की कंडीशन में करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ, पॉइंट समझिएगा। मेथड ऑफ एमटीपी। एमटीपी के 2 मेथड है, एक बेटा मेडिकल अबॉर्शन, देन आपका सर्जिकल मेथड। एमटीपी जो इसके मेथड होते हैं, 2 इसके मेथड है। एक तो मेडिकल मेथड, इसका मीन्स क्या होता है, मेडिकल मेथड का बेटा स्पष्ट रूप से मीन्स ये होता है कि अब मेडिसिन के थ्रू, किसके थ्रू, जब मेडिसिन के थ्रू अगर एबॉर्शन कराया जाता है तो उसको मेडिकल मेथड कहते हैं, और सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू कराया जाता है तो उसको सर्जिकल मेथड कहते हैं। मेडिकल मेथड में बेटा पॉइंट समझिएगा, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो मिफीप्रेस्टोन होता है, या इसी को RU480 बोलते हैं, ये जो आपकी मेडिसिन होती है, ये एंटी प्रोजेस्टेरोन पिल्स होती है, जो ये क्या करती है, एंडोमीट्रियम की दीवार को, या फिर एंडोमीट्रियम की दीवार पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है उसको डेसिडुआ भी कहते हैं, उसको शट ऑफ कर देता है, झाड़ देता है। यहाँ आपको 1-2 पॉइंट और भी मैं आपको बता दूं कि अब नेक्स्ट मैंने ये कहा बेटा मीसोप्रेस्टोल। मीसोप्रेस्टोल भी एक आपका मेडिसिन है, इसको बेटा PGF2 अल्फा के नाम से जानते हैं, हालांकि सर ने अल्फा लिख दिया बट चलो मैंने इस तरीके से बना दिया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये इंड्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। ये पॉइंट आप समझिएगा क्या लिखा हुआ है। मैंने ये कहा मेडिकल मेथड में 2 टाइप्स के मेडिसिन के बारे में लिखा है, एक मिफीप्रेस्टोन एंड मीसोप्रेस्टोल। मिफीप्रेस्टोन जो आपका होता है आर बेटा लिखा हुआ है RU480, ये बेटा प्रोजेस्टेरोन के खिलाफ काम करता है। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं, इसके खिलाफ काम करेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, तो उसे एंटी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कहेंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, जो ये लिखा हुआ है मीसोप्रेस्टोल, इसमें PGF2 अल्फा, ये क्या करता है, ये जो आपका नजर आ रहा है बेटा, ये क्या करेगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, गर्भाशय में संकुचन पैदा करेगा, ताकि बेबी बॉडी से एक्सपेल हो सके, या जो भी फीटस है वो एक्सपेल हो सके। तो आगे हम बात करते बेटा, हमने कहा है कि मेडिकल और सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, मेडिकल मेथड में हम लोग मेडिसिन के थ्रू अबॉर्शन करा सकते हैं। सर्जिकल में हम सर्जिकल प्रोसीजर, जैसे कि बेटा 2 मेथड है, वैक्यूम एस्पिरेशन एंड डायलेटेशन, इवैक्यूएशन की बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखिएगा आप इनफर्टिलिटी के बारे में लिखा है, तो इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर 1 ईयर एंड रेगुलर अनप्रोटेक्टिव क्वाइटस, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, पॉइंट समझिएगा, इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, जब एक कपल्स 1 ईयर के लगातार 12 मंथ में फीमेल के फर्टाइल पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्टाइल पीरियड 11 to 17 डेज, जब उन फर्टाइल पीरियड में लगातार जब अनप्रोटेक्टेड बट क्यों लिखा, कोई कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तब भी लेडी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती है,
तो इसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। और इनफर्टिलिटी के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते जैसे किसी फैमिली में मैरिज हुई है, बता सकते कि हमारे भाई साहब जो है ना उनके कोई बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे, तो कि भाई जब हम मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स के घर वाले क्या कहते हैं कि बहू में कोई कमी है, और बहू के मायके वाले क्या कहते हैं लड़के में कोई कमी है। बट ऐसा नहीं होता है, जो कमी होती है वो 50-50% दोनों में होती है, या कह सकते हैं 40% मेल एंड 40% फीमेल, देन 20% बोथ में होती है। इन चीजों के बारे में देखें, एक को आरोप नहीं ठहरा सकते उसके लिए। इनफर्टिलिटी 2 टाइप्स की होती है, या तो प्राइमरी है या तो सेकेंडरी है। प्राइमरी का मीन्स है कभी कंसीव हुआ ही नहीं है प्रेगनेंसी, और सेकेंडरी में बेटा लिखा है हैज कंसीव्ड बिफोर, कंसीव हुआ बट बिफोर, उसके बाद। तो ये मैंने आपको इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस किया। अब सुनो, लिखा है फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी की जब बात करते बेटा तो इसमें आपका फिजिकल फैक्टर, कॉन्जेनाइटल, मेंटल, ड्रग्स एंड बेटा इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। इसके बारे में भी अगर हम आपको एक ट्रिक बताना चाहें तो हम ट्रिक बता सकते। चलो देखो, ये लिखा है बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इज डेंजरस। पॉइंट समझो, पी से क्या होता है, कोई फिजिकल फैक्टर हो सकता है, सी से क्या हो सकता है, कोई कॉन्जेनाइटल फैक्टर हो सकता है, और एम से क्या मैथ्स, मेंटल फैक्टर, स्ट्रेस। डी से क्या होता है, आई से क्या लिखा बेटा, डी से देखिएगा, डी से ड्रग्स होता है, आई से आपका क्या है, आई से इम्यूनोलॉजिकल कोई कंपोनेंट हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की। ये देखो सर ने इमेजेस लगा रखी है, आप इमेजेस को देख सकते हैं, बहुत अच्छी इमेजेस लगाई हुई है। ये देखो हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद आगे बेटा मेल के फैक्टर, आप पॉइंट समझिएगा कि मेल में स्टेरिलिटी देन फीमेल में स्टेरिलिटी के जो कारण होते हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं वो आप समझिएगा। एक लिखा है क्रिप्ट और किडिज्म। बेटा क्रिप्ट और किडिज्म की बात करते हैं तो क्रिप्ट माने होता है हिडन, क्रिप्ट माने हिडन, क्या होता है, क्रिप्ट माने होता है हिडन। तो मैंने ये कहा जैसे कि जो टेस्टिकल्स होते हैं एक मैं बात कर रहा हूं, एक जो माँ के अंदर जो प्रेगनेंसी होता है, और उस प्रेगनेंसी में अगर मेल की बात करते हैं, मेल हम बेबी की बात करेंगे तो 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल कैविटी से जो टेस्टिकल्स होते हैं वो स्क्रोटम पाउच में डिसेंड करते हैं, और बाय द वे नहीं किया तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिप्ट और किडिज्म कहते हैं। तो इससे भी वो बेबी स्टेरिलिटी कॉज। आपने देखा जब भी बेबी की डिलीवरी होती है सबसे पहले उसकी टेस्टिकल्स को चेक किया जाता है कि टेस्टिकल्स में है या नहीं है। आगे देखें, या तो वो बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करता है, अल्कोहल का इस्तेमाल करेगा तब भी आपका कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकता है। स्मोकिंग, लोग बोलते हैं जैसे ये देखो बेटा ये है ना, लोग ऐसे करते हैं जैसे सिगरेट को ले लिया और लगाया और ऐसे कर देते हैं ऐसे, इसका मतलब जानते वो अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा कूल हूँ, वो कूल नहीं होते हैं। COOL कूल मतलब फूल होते हैं, वो बात समझते नहीं आप लोग। आगे लिखा है बेटा हाइड्रोसील भी समस्या होती है। हम लोग बेटा एक हर्निया वर्ड यूज करते हैं, हर्निया देन हाइड्रोसील। आगे बेटा हम लोग बात करेंगे ये लिखा हुआ गोनाडोट्रोपिन डिफिशियंसी। हो सकता है बेटा कोई आपका FSH हार्मोन्स है या कोई LH हार्मोन्स है, इन हार्मोन्स की कोई इम्बैलेंस हो, इनकी कोई कमी हो जाए, या फिर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। बेटा हम आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा कि जो सिंड्रोम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम जो आनुवंशिक डिसऑर्डर होते हैं, चाहे वो क्लाइनफिल्टर हो, देन टर्नर सिंड्रोम, देन आपका पटाउ सिंड्रोम, क्राइडी-चैट सिंड्रोम, है ना, या फिर एडवर्ड सिंड्रोम। तो डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम के कारण भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं। मम्स, जैसे हम लोग बेटा बचपन में निकला करते होंगे, शायद आपने गलसुआ बोलते हैं। ये जो हमारी देखो सलाइवरी ग्लैंड्स की सबसे जो बड़ी ग्लैंड्स होती है उसको पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं, और पैरोटिड ग्लैंड्स जो आपकी होती है वो इसके ये क्या है, कान के जस्ट नीचे यहाँ पर चीक पर पाई जाने वाली एक सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जिसको हम लोग पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं। इस पैरोटिड ग्लैंड्स में पैरामिक्सोवायरस के इन्फेक्शन के कारण जो ये स्वेलिंग आ जाती है, इसी को बेटा हम लोग गलसुआ कहते हैं, और इस मम्स के कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। आगे देखेंगे ड्रग्स, आप ड्रग का इस्तेमाल करोगे तब भी इनफर्टिलिटी हो जाएगा। आगे एजैकुलेटरी डिसफंक्शन वर्ड लिखा है नीचे, भाई पेनिस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आ जाए, पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है,
तब भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इनफर्टिलिटी कॉज हो सकता है। आगे बेटा अब आपने इनफर्टिलिटी पढ़ लिया तो आप ये भी कह सकते हो कि सर इनफर्टिलिटी के कुछ और भी आप फीमेल फैक्टर बताइए, मेल बता दिए। फीमेल में एन ओवुलेशन हो सकता है, ओवुलेशन ही ना हो। जब ओवुलेशन नहीं होगा, ओवम रिलीज नहीं होगा, तो ओवम स्पर्म से ना मिलके जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट से बेबी नहीं बनेगा, अर्थात इनफर्टिलिटी हो जाएगा। ये बात तो आप बहुत अच्छी समझते हैं। या ओलिगो ओवुलेशन, बेटा पॉइंट समझिएगा। जैसे कि बात करते, बहुत ध्यान समझेंगे आप लोग, इतना अच्छा पॉइंट मैं बताऊंगा शायद ही आप पॉइंट्स को कभी आपने पढ़ा हो। एक छोटा सा चुटकुला भी आपके लिए है मेरे पास, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने ये कहा बेटा, वन ओवुलेशन की बात करते हैं, एक बार हम ओवुलेशन की बात करेंगे तो वन ओवुलेशन में ओनली वन ओवम रिलीज होता है। कितना ओवम? वन ओवम रिलीज होता है। बट आपको पता है हम अगर वन इजैकुलेशन की बात करते हैं, वन इजैकुलेशन की बात करते हैं तो मिलियंस में स्पर्म रिलीज होते हैं। कैसे होते हैं? मिलियंस में। तभी बोल देते ना, 1,00,000 पुत्र 1,15,00,000 नाती, तारावड़ कर दिया ना बाती। जानते कि नहीं? तो 1,00,000 पुत्र, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ओवम, जैसे शादी करने जाते ना तो दुल्हन तो एक ही होती है, पर बारात में देखो कितने लोग जाते हैं। क्या सभी बाराती दूल्हे थोड़ी ना होते हैं? तो जितने भी मिलियंस में जो स्पर्म होते हैं, जितने भी मिलियंस में जो स्पर्म होते हैं, सभी स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं करते, जायगोट फॉर्म नहीं करते। ओनली एकमात्र ऐसा स्पर्म जो स्ट्रगल में सबसे आगे होता है, जो स्ट्रगल सबसे ज्यादा कर सकता है, वही सक्सेसफुल होता है। ये बात आपको समझना है। वही ओवम से फर्टिलाइज करता है, जायगोट फॉर्म होता है। तो ये अगर कहीं बेटा ओवुलेशन अपसेट होगा, या ओवुलेशन या ओवम कम मात्रा में बनेंगे, या ल्यूटियल फेज में डिफेक्टिंग आएगा, या फैल्लोपियन ट्यूब की ये ब्लॉकेज, या फिर बेटा उसमें सीलिया ना हो, या कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन इन यूट्रस में कोई समस्या आ जाए, या यूट्रस में कुछ डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाए, या वेजाइना में डिफॉल्टिंग आ जाए, या कोई जनन के हार्मोन्स, फीमेल के सेक्स हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, देन बेटा हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोजन, मेल के टेस्टोस्टेरोन, है ना, देन एंड्रोजन, ये हार्मोन्स अगर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी हो सकती है। आगे बेटा आप लोग देखेंगे, आप बहुत अच्छा सा पॉइंट आया है ना, इसको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसकी बात करते हैं बेटा, इनफर्टिलिटी आपको पता होना चाहिए, मैं कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूं। इनफर्टिलिटी जब हुआ है तो इनफर्टिलिटी से कैसे बचना है, इनफर्टिलिटी से बचने के लिए जो मेथड यूज किया है उसको मैंने बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। देखो, अरे आप तो कहते हैं सर इनफर्टिलिटी ये सब ऐसे बता रहे हैं सर आप। अरे आप समझ लीजिएगा, अगर किसी माँ बाप के, किसी पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते, उनके लिए उससे दुख, उससे ज्यादा दुख की बड़ी बात नहीं होती है। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो इनफर्टिलिटी को कैसे, अगर किसी में इनफर्टिलिटी हो गया है तो हम उससे कैसे उसको निदान पा सकते हैं, उसके लिए हमारे मेडिकल फील्ड इतना एडवांस तरीके से विकसित हुआ है कि सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। देखो अब लिखा है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या टेक्निक। बेटा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है या टेक्निक क्या होता है, तो पॉइंट समझेंगे आप लोग। किसी मेल या फीमेल की बात करते हैं, फीमेल के पेनिस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आ गई है ना, या फीमेल में फैल्लोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई, यूट्रस में कोई समस्या आ गई है ना, या कोई भी रिप्रोडक्टिव डिफॉल्टिंग में अगर कोई समस्या आती है बेटा, तो उसके लिए क्या करते हैं, टेक्निक देखने को मिलती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी में क्या ये लिखा बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये बेटा IVF ET, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बेटा थोड़ा मेरी बात को ध्यान से आप समझिएगा, इतनी जल्दी थोड़ी ना आपको नींद आ सकती है। अरे मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा बेटा, अभी जो है टाइम लगभग 11 बज रहा है, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं भी तो स्ट्रगल कर रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। और आप जो है ना कहीं आप हमारे लिए इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया अपना जो है कहीं ना कहीं अब फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए चीजों को, ज्यादा से ज्यादा चीजें मिले बच्चों को। यहाँ आप देखिए बेटा, AIC आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है ना, ये आपका जिप्ट होता है, जायगोट इंट्राफैल्लोपियन ट्रांसफर, ये आपका गैमेट इंट्राफैल्लोपियन ट्रांसफर होता है, ये आपका ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, ये आपका होता है टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, ये आपका लिखा बेटा देखो ध्यान से, पिज्जा परकुटेनियस इपिडिडाइमस स्पर्म एस्पिरेट, स्पर्म को खींच लिया जाता है सीधा सीधा।
माइक्रो सर्जिकल एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन, देन बेटा रेंटेड बॉम्ब, इसे हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं बेटा इसको, सौतेली ऐसा करके कुछ बोला जाता है हिंदी, बट देखो माइंड नहीं आ रहा है, मतलब हाँ किराए की कोख ऐसा बोला जाता है। और ये लिखा है सूजी, सब जोनल इंसेमिनेशन, देन एक और नीचे लिखा है बेटा आपको मिल जाएगा, इसे बोलते हैं पोस्ट लिखा होगा, है ना। तो ये सारी टेक्निक किसकी है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और कुछ मेथड देखो सर ने ये लगाए हुए हैं, देख लीजिएगा आप, आईवीएफ लगा हुआ है ना, ये भी आपका नजर आ रहा है आपको, है ना। और ये आपका IFT ICSI है ना बेटा। और आप देखिएगा ये इमेजेस भी काफी अच्छा लगाया हुआ है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं, आगे बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, तो इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेंगे, है ना। ठीक है, आगे इसको देखते हैं बेटा। हाँ, अब थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में है, जिससे हमें बहुत जानकारी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ये कहा जाता है कि फर्स्ट आईवीएफ बेबी इन द वर्ल्ड, बेटा वर्ल्ड की पहली आईवीएफ ये क्यों हुई थी, ये बात पता होना चाहिए। फेलोपियन ट्यूब खराब हो जाने के कारण, जब फेलोपियन ट्यूब खराब हो जाने के कारण तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा। फर्टिलाइजेशन का मेन स्थान जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब होता है, एम्प्लास्टमस जंक्शन पे होता है। तो फर्स्ट जो बेबी थी उसकी बात करेंगे, जब उसका बर्थ हुआ था, तो वो कब हुआ था बेटा, 25 जुलाई इन 1978, और नाम क्या था उसका, लुइस जॉय ब्राउन। देन हम इंग्लैंड की बात करते हैं, और फर्स्ट आईवीएफ जब हम बेबी इन इंडिया की बात करते हैं, तो जो डॉक्टर जो थे ये, इन्होंने जो अपना रोल प्ले किया था, ये कहाँ के थे, पश्चिम बंगाल के डॉक्टर थे ये। तो डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय मुखर्जी, इन्होंने बेटा ये 3 अक्टूबर 1978 में जो बेबी पैदा हुई थी उसका नाम क्या था, दुर्गा या कनप्रिया अग्रवाल के नाम से जानते हैं बेटा। इसमें ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, और भी आपको वीडियो मिलेगी तो उसमें हम काफी कंटेंट बताएंगे। इसमें भी जो है सारी चीजें आपके सामने ही है, तो टाइम ज्यादा बर्बाद करने की जरूरत भी नहीं है। क्या देखो, अब आता है बेटा एसटीडी, या इसको देखो एसटीडी सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिशन इन्फेक्शन, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रांसफर इन्फेक्शन, आरटीआई वर्ड यूज कर सकते हैं। ये देखो पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, वेनेरियल डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो पॉइंट समझिए बेटा। सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होता है, जब एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के दौरान, और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स या तो एनल या तो वेजाइनल या तो ओरल किसी भी तरीके से हुआ होता है, तो उस तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे में जो डिसीज ट्रांसफर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज। तो देखो आपका लिखा है सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज which passes from one partner to another partner through sexual intercourse, चाहे vaginal, rectal या oral, ये इसके मोड दे रखे। also known as reproductive tract infection, लिखा है बेटा रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ये देखो वर्ड यूज किया है, या फिर इसे हम लोग वेनेरियल डिसीज के नाम से जानते हैं। तो पॉइंट समझिएगा, ये जो आपका डायग्राम कुछ दे रखा है, जैसे कि हर्पीज है ना बेटा, जीका वायरस है, हेपेटाइटिस है, ये भी आपका डिसीज नाम दिया है, पेपिलोमा वायरस है, देन बेटा HIV है, कुछ बैक्टीरियाओं के और भी वेस काफी चीजें हैं। तो इसमें आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं, कुछ कंसेप्ट और थोड़ा देख लेते हैं इसमें। हाँ चलो, इसके पहले थोड़ा एक स्लाइड और ऐड करनी थी इसमें, तो मैं आपको बता दूं, हालांकि चलो ठीक है मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी का एसटीडी का आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा एक सेपरेट, क्योंकि एसटीडी से क्वेश्चन आता है, तो मैंने प्लान किया आपके लिए कि एसटीडी थोड़ा सेपरेट देंगे आपको। तो पॉइंट समझिएगा कि जो एसटीडी सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड जो डिसीज होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा, देन वायरस के द्वारा, देन प्रोटोजोआ के द्वारा। सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा ट्रांसमिशन होता है, और प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो हम बात करते हैं बैक्टीरिया, जैसे क्लेमाइडियसिस है, कैंक्रोइड है, गोनेरिया है, सिफिलिस है। वायरस में आप सुनो आपका हेपेटाइटिस है, HIV है ना, जेनाइटल हर्पीस है ना, तो ये वायरस के द्वारा। प्रोटोजोआ के द्वारा ट्राइकोमोनासिस वेजिनैलिस, जिसमें बात करते हैं फीमेल के वजाइना से वाइटी फ्रॉथी डिस्चार्ज होता रहता है। तो ये सारी चीजें मैं बड़ा ही डिटेल में लेके आने वाला हूं, सिर्फ अब एसटीडी पर सेपरेट आपकी वीडियो एक आएगी बेटा, और ये टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज पर नीट आपका फिनिश हुआ। तो आज के लिए बेटा ये सारा कंटेंट आपको कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग से लगा के और एंड तक इनको देखिएगा, और वीडियो की डेप्थ को
किए आप। अब इसके बाद बेटा आप जो नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगी बेटा, वो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ओनली फॉर आपका एसटीडी बचा हुआ है, तो एसटीडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो भी कंटेंट आपका रहेगा। और आपसे यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग थोड़ा चैनल को कहीं ना कहीं बेटा लोगों तक बताइए, उनको अब फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, है ना। जितने भी आपके 12th वाले जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, सीबीएसई एग्जाम भी है ना, तो सभी तक कहीं ना कहीं इसको आप शेयर करिए। और इसको जब आप शेयर करोगे बेटा, तो एक हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे बच्चे हमें देखो इतना लाइक करते हैं, वो हमारे लिए भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते हैं। हम आपके लिए दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन आप हमारे लिए थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो आपका कुछ नहीं जा रहा है। अगर सब्सक्राइब आप कर देंगे तो कुछ आपका चला जाएगा, नहीं जाएगा। हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है वो। हम ये समझते हैं कि चलो हमारे बच्चे हमें थोड़ा लाइक करते हैं, भाई हमारे बच्चे लाइक करेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे। तो आगे के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपका ये देखो लिखा हुआ है लेक्चर सुनने के लिए, आपको पता ही होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए धन्यवाद।